अल्लाहु अल्लाह। वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर हम एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर सकते हैं, एंजाइम की काम को, कौन सी चीज़ों से एंजाइम मुतासर होता है और एंजाइम की ग्रुपिंग क्या है, सारी चीज़ें जो हैं इसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन का जिक्र करें कि एंजाइम हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है, तो उसे बताने के लिए यहाँ पहले पैराग्राफ के अंदर ही कुछ बातें मौजूद हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। अगर ज़िंदगी हमारे सेल के अंदर मुमकिन है तो उसकी वजह है सेल के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी कि सेल के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं जिनमें चीज़ें बनती हैं, टूटती हैं, उन रिएक्शंस के बगैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं थी। दिस इज़ इन टर्न इन डिपेंड अपॉन द कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंजाइम्स। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं, जिनमें चीज़ें बनती हैं और टूटती हैं, ये डिपेंड करती हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर जिन्हें एंजाइम्स कहा जाता है, और इन्हें कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स कहा हुआ है। कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जो कि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये है हमारे पास एंजाइम्स जो कि रिएक्शन को तेज करते हैं। विदाउट एंजाइम द डायनामिक स्टेडी स्टेट ऑफ सेल वुड सीज टू एग्जिस्ट। अगर एंजाइम्स नहीं होते तो जो सेल की डायनामिक यानी कि सेल की चलती हुई जो स्टेट है उसके बजाय स्टेडी यानी कि ठहरे हुई स्टेट होती, यानी कि सेल बिल्कुल नाकारा होता है, उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो पा रहा होता। तो मजीद इसके हवाले से लिखा हुआ है, लाइफ इज़ अ मैश वर्क इन्वॉल्विंग अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ वास्ट मेजोरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। लाइफ के अंदर जो है मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सब के जोड़ के साथ में ये लाइफ चल रही है। सम ऑफ दिस रिएक्शन रिजल्ट इन सिंथेसाइजिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स, अदर इन क्लीविंग लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड स्टिल अदर आइदर यूटिलाइज एनर्जी और लिबरेट एनर्जी। तो इनमें से कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो सिंथेसिस करते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स की, और कुछ ऐसे हैं जो कि इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स को और एनर्जी रिलीज करते हैं। ऑल दीज रिएक्शन वुड अकर वेरी स्लोली एट लो टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। ये तमाम के तमाम रिएक्शंस एंजाइम के बगैर जो हैं बहुत स्लो चलते हैं, टेम्परेचर भी कम उनके पास मैसर होता तो वो स्लो चलते हैं। द कंडीशंस अंडर विच लिविंग सेल्स कैरी ऑन देयर लाइफ प्रोसेसेस। तो टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी कंडीशंस के अंदर शामिल होता है जिसके हिसाब से जो जानदारों के अंदर होने वाले रिएक्शन से वो काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं वो जो है डिक्रीज हो जाती हैं, मॉलिक्यूल्स जो है ज़्यादा तेज़ी से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, रिएक्शन तेज़ हो जाता है। तो टेम्परेचर का भी असर होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है इनका भी रिएक्शन के ऊपर जो है असर होता है। तो ये कंडीशन से जानदार के रिएक्शंस के लिए इन द लिविंग सिस्टम दीज रिएक्शन प्रोसीड एट एक्सट्रीमली हाई रेट। जानदार के अंदर रिएक्शन बहुत तेजी से होते हैं। दिस इज ड्यू टू द रीजन ऑफ सम स्पेशलाइज्ड सब्सटेंसेस आर बायोकैटलिस्ट व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लिविंग सेल्स। और जानदारों के अंदर रिएक्शंस की तेज़ होने की वजह है जानदारों के अंदर मौजूद कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स जिनको बायोकैटलिस्ट हम कह रहे हैं, और इन बायोकैटलिस्ट को बनाते ही हमारे सेल्स हैं। दीज बायोकैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स। और इन बायोकैटलिस्ट को जो नाम दिया जाता है वो है एंजाइम। एंजाइम का मतलब क्या है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इन मना इनसाइड, जाइम मना यीस्ट। इन्हें एंजाइम इसलिए कहा गया है क्योंकि सबसे पहले एंजाइम जो है वो यीस्ट यानी कि एक सेल वाले फंजाई में से हासिल हुए थे। द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय फ्रेडरिक विलियम कॉन। तो एंजाइम की टर्म का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया था वो फ्रेडरिक विलियम कॉन ने इस्तेमाल किया था, और वो उन्होंने इस्तेमाल किया था 1878 के अंदर। एंजाइम की डेफिनेशन क्या होगी, एंजाइम में बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ कैपिटलाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम। यानी एंजाइम जो है वो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो रिएक्शंस को जो है तेज़ कर सकें। अब इसके बारे में मज़ीद लिखा हुआ है कि जस्ट फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले तक, इट वाज कंसिडर्ड दैट ऑल एंजाइम्स वर प्रोटीन। पहले ये समझा जाता था कि तमाम की तमाम एंजाइम जो है वो प्रोटीन से, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो हमारे पास जो नज़रिया है वो ये है, ड्यूरिंग द 1980s थॉमस सेक एंड सिडनी अल्टीमेट डिस्कवर्ड दैट सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आल्सो फंक्शन इन एंजाइम। पहले ये माना जाता था कि तमाम की तमाम प्रोटीन जो है वो एंजाइम से। फिर जब हमारे पास डिस्कवरी हुई ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो बने हुए थे राइबोन्यूक्लिक एसिड के, लेकिन वो काम कर रहे थे एंजाइम का, यानी कि वो भी रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे थे, यानी कि प्रोटीन के अलावा राइबोन्यूक्लिक एसिड भी एंजाइम के तौर पर मौजूद है। तो अब ये नज़रिया चेंज कर दिया गया।
अब उन मालिक्यूल्स को जो है राइबोजाइम कहा गया। तो लिखा हुआ है दीज मालिक्यूल्स कार राइबोजाइम विच कैटलाइज रिएक्शन इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड बाय सेल। तो राइबोजाइम ऐसे मालिक्यूल्स हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यानी कि जीन से हासिल होने इंफॉर्मेशन को आगे तक फ्लो कराते हैं। ऐसे एंजाइम्स को राइबोजाइम कहा जाएगा। लेकिन जनरली तौर पर एंजाइम प्रोटीनियस ही होंगे। तो कहा गया है बट जनरली एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। तमाम के तमाम एंजाइम वैसे आमतौर पर प्रोटीनियस है, कुछ को छोड़ करके। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनको राइबोजाइम कहा गया है। और उसके हवाले से लिखा हुआ है फॉलोइंग आर सम कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स की कुछ खास बातें हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हो सकते हैं? लिखा हुआ है एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड इन द प्रोटोप्लाज्म सिंथेसाइज्ड इन द सेल। एंजाइम बायोकैटलिस्ट है और ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं, यानी कि जो सेल का फ्लूइड है जो कि फैला हुआ है साइटोप्लाज्म से लेकर के जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी मौजूद है, तमाम का तमाम जो सेल का फ्लूइड है वहाँ पर ये एंजाइम बनते हैं, यानी कि सेल इनको बना रहा होता है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीनियस इन नेचर। हम ये नहीं कह रहे कि सारे के सारे एंजाइम प्रोटीनियस है, जो ज़्यादातर एंजाइम है वो प्रोटीनियस है। कुछ राइबोन्यूक्लिक एसिड के भी हो सकते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और इन बड़े मॉलिक्यूल्स के अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन शामिल हैं और उनका वेट भी ज़्यादा होता है। एक होते हैं जो वो फाइबर्स के तौर पर होते हैं और दूसरे जो है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन के बने होते हैं जो कि 3 डायमेंशनल प्रोटीन्स होते हैं। दे आर आदर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, या तो ये मुकम्मल तौर पर प्रोटीन के बने होंगे, या लिखा हुआ है अलॉन्ग विद प्रोटीन अ नॉन प्रोटीन पार्ट, या इनके पास प्रोटीन के साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट में मौजूद हो सकता है। जो मुकम्मल प्रोटीन के बने उनके नाम लिखे हुए अमाइलेज या पेप्सिन हो गया। और जो ऐसे एंजाइम जिन्हें प्रोटीन के साथ में कोई और पार्ट भी मौजूद है, जैसे कि एसिटाइल को एंजाइम जो है इसके पास प्रोटीन के अलावा कोई और पार्ट भी मौजूद होता है। तो ये 2 तरह के एंजाइम, जो प्योर प्रोटीन के बने हुए या जो प्रोटीन के अलावा किसी और मॉलिक्यूल पर कंसिस्ट करते हैं, जिनको होलो एंजाइम भी कहा जाता है। उसके अलावा मजीद लिखा हुआ एंजाइम एक्टिव विद इन द सेल वेयर दे हैव बीन प्रोड्यूस कॉल्ड एंडो एंजाइम। वो एंजाइम जो जिस सेल में बने वहीं पर काम करें उन्हें एंडो एंजाइम्स कहा जाता है। एंड द एंजाइम विच एक्ट आउटसाइड द सेल कॉल्ड एक्सो एंजाइम। और वो एंजाइम जो बने सेल में लेकिन काम बाहर करें उन्हें एक्सो एंजाइम्स कहा जाता है। जैसे कि अगर बात करें कि एक एंजाइम है उसका नाम है पेप्सिन एंजाइम। ये बनता तो स्टमक के सेल्स के अंदर है लेकिन ये काम बाहर कर रहा है, तो ये हो गया एक्सो एंजाइम। उसके अलावा लिखा हुआ है दीज आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन। ये खास काम करते हैं, उनका खास जो है फंक्शन होता है, खास प्रॉपर्टीज होते हैं। दे आर मच ग्रेटर इन साइज देन द सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट होता है उससे ज़्यादा ये एंजाइम्स होते हैं। दे हैव पर्टिकुलर साइज टू रिएक्ट विद सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने के लिए उनके पास खास जगहें होती हैं जिस जगह पर सिर्फ रिएक्शन होगा, यानी मुकम्मल एंजाइम जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ एक खास जगह जो है वो हिस्सा लेगी और उस खास जगह को एक्टिव साइट कहा जाएगा। एंजाइम एक्टिविटी कैन बी एक्सीलरेटेड बाय सर्टेन आयंस और साल्ट कॉल्ड एक्टिवेटर्स। कुछ आयन से कुछ साल्ट से जो एंजाइम के काम को तेज़ कर देते हैं और उन्हें एक्टिवेटर्स कहा जाता है। जैसे कि मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, तो उनके आने से जो है एंजाइम का काम जो है वो तेज़ हो सकता है। उसके अलावा लिखा हुआ है एंजाइम कैन बी इनहेबिटेड बाय सर्टेन फैक्टर्स कॉल्ड इनहेबिटर्स। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एंजाइम के काम को स्लो कर देती हैं, उन्हें हम इनहेबिटर्स कह रहे होते हैं। और इनहेबिटर्स की कई सारी किस्में हैं। अभी इनहिबिटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी अगर एंजाइम कम है और सबस्ट्रेट ज़्यादा हो गई तब भी जो है एंजाइम का काम स्लो हो सकता है। एंजाइम कंसंट्रेशन, यानी अगर एंजाइम ज़्यादा है और सबस्ट्रेट कम है तब भी जो है एंजाइम फारिग पड़ रहेंगे क्योंकि सबस्ट्रेट है ही नहीं, एंजाइम का काम स्लो हो जाएगा। उसके अलावा पीएच है और दूसरा है टेम्परेचर, ये भी एंजाइम के काम को स्लो कर सकते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है दे आर सेंसिटिव। ये जो है एंजाइम इनको काफ़ी चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती हैं और वो चीज़ें कौन सी हैं? पीएच भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, तो इनसे एंजाइम को नुकसान हो सकता है। ये खास पीएच पर, खास टेम्परेचर पे एंजाइम काम कर रहे होते हैं। दे रिमेन केमिकली अनचेंज्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब रिएक्शन हो रहा होता है, मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, तो उसमें जो होगा कि जो रिएक्टेंट होगा उसमें से तो प्रोडक्ट बन जाएगा लेकिन एंजाइम जो है वो वैसे का वैसा रहेगा। यानी जब रिएक्शन हो रहा होगा तब भी एंजाइम अपने आप को नहीं बदल देगा, यानी किसी और मॉलिक्यूल में वो शामिल नहीं हो जाएगा, किसी और मॉलिक्यूल की सूरत वो इख्तियार नहीं कर देगा। और जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा तब भी वो किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने वाला। यानी कि एंजाइम रिएक्शन में हिस्सा ज़रूर लेता है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्शन के साथ कंबाइन हो जाता है, ऐसा एंजाइम के साथ नहीं होता। तो रिएक्शन ये हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम जिक्र करेंगे और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।